तो हे गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लास 234 पे। तो आज को हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 10th के बच्चों का जो आप लोगों का ऐसे 1 होने वाला है। ठीक है, ऐसे 1 होने वाला है, उसका हम लोग ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पर सभी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जैक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो। ठीक है, तो चलिए, और वहाँ पर आप लोग जो है बहुत मतलब नोटिस दिया जाता है, कोई भी कुछ भी होता है तो। ठीक है, चलिए, तो ऐसे हुआ ना, अर्थात अर्धवार्षिक का हम लोग ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाफ ईयरली एग्जाम का डेली आप लोगों का क्लास 10th के बच्चों का जो आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है आप लोगों का डेली 7 PM को आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आप लोगों का 7 PM से कुछ ज़्यादा हो गया होगा, बट डेली आपको 7 PM में वीडियो मिल जाता है। ठीक है, जो सब्सक्राइब किए होंगे उसको पता होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाता है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में सीधा भिड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए तो यार नाम है, इसीलिए तो हम लोग चैनल लोग सब देखते हैं। देखिए, तो चलिए, तो देखिए क्लास 10th यहाँ पर विषय सामाजिक विज्ञान, अर्थात हम लोग 1 घंटा समय जो है 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा। ठीक है, और पुनः 40 मार्क्स के यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए आप लोग का यहाँ पर आप लोग का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासक था। तो किसका शासक था, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी तब उसका किसका शासक था, तो लुईस उल्लावा का शासक था। ठीक है, गौ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो और दूसरा प्रश्न देख सकते हो क्या हो रहा है। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आप लोग का माउंटबेटन। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ के लेखक कौन है, मोंटेस्क्यू, सॉरी, क्या हो जाएगा, मोंटेस्क्यू। चलिए, अगला देख सकते हो आप लोग का तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यह किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये जो आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार एग्जाम में आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो यह किसका कथन है, तो कि जो फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मेटरनिक या फिर मेजिनी और या फिर विस्मार्क या फिर रूसो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क। क्या हो जाएगा, मेटरनिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेटरनिक। ठीक है, चलिए, अगला देख सकते हो चौथा प्रश्न है आप लोग का। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। देखिए, क्या हो रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन है 1851 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1871 या फिर 1881। ठीक है, देखिए, तो जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था ये हुआ था आप लोगों का इसका आप लोग का विस्मार्क हो गया, बोले एक बार। ठीक है, इस सॉरी विस्मार्क बोल रहे, मेटरनिक होगा, मेटरनिक। जब फ्रांस सीखता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो गया था, ये किसने कहा था, तो मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, चलिए, अगला आप लोग यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण पूछा जा रहा है। तो 5 का हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा 4 का, सॉरी 4 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का 1871। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871। ठीक है, और अगर बोलेगा यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण पूछा जाता है या फिर इटली का, क्या पूछा जाता है, इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो 1861 में। ठीक है, चलिए, इटली का पूछा जाएगा तो 1861 और जर्मनी का पूछा जाएगा तो 1871। ठीक है, चलिए, अगला देख सकते हो फ्रेडरिक सेरियो कौन था। तो फ्रेडरिक सेरियो कौन था, तो ये फ्रांसीसी चित्रकार या फिर जर्मनी दार्शनिक या फिर ऑस्ट्रेलिया के इतिहासकार और उसके बाद है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेडरिक सेरियो कौन था, तो ये था आप लोगों का देखिए 5 का हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सेरियो कौन था, फ्रांसीसी चित्रकार। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग का छठा प्रश्न है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो छठा का क्या हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो ये किए थे आप लोग का
1880 में गए थे, ठीक है, और आए थे आपका 1891 93 या फिर ऐसे कुछ आए थे, ठीक है, गए थे आप लोग का 1880 में, ठीक है, गौ सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग का 7 नंबर प्रश्न है, चोरी चौरा में हत्याकांड घटना कब हुई थी? चोरी चौरा में हत्याकांड घटना जो हुआ था कब हुआ था, ठीक है, चोरी चौरा हत्याकांड घटना कब हुआ था वही पूछ रहा है, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा आप लोग का 5 फरवरी 1922 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, क। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्या बोला, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा आप लोग का 1919 में, ठीक है, ईस्वी में। चलिए ख हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या हो रहा है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया है? देखिए ये हो जाएगा आपका आनंद मठ, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या हो रहा है, बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा ना। ये कौन नहीं जानता इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोगों का है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता मतलब जो समाप्त होने के कगार पर है, जो समाप्त होगा उसे क्या कहा जाता है? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होता है आप लोगों का 2 प्रकार के, ठीक है। एक होता है, हमको लग रहा है एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए तो ये हो जाएगा समाप्यता के आधार पर कितने संसाधन है? 2 होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, ठीक है। 12 का आप लोगों का ऑप्शन है पंजाब, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश का मैदान, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है उत्तराखंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, सॉरी हरियाणा नहीं, उत्तराखंड होगा, ठीक है, उत्तराखंड। घ। अगला प्रश्न देख सकते हो 13 नंबर है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार का मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का जलोढ़ मृदा पाई जाती है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, किस मृदा को रेगर या फिर स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? या देखिए जो है किस मृदा को रेगर मृदा या फिर जुताई वाली मृदा कहा जाता है? रेगर मृदा या फिर जुताई मृदा किसे कहा जाता है? रेगर मृदा किसे कहा जाता है पहले वही बताइए, रेगर मृदा किसे कहा जाता है? तो काली मृदा को ही रेगर मृदा कहा जाता है ना, तो इसलिए स्वतः जुताई मृदा भी किसे कहा जाएगा? ये मृदा भी किसे कहा जाएगा? काली मृदा को ही कहा जाएगा। ऑप्शन ए जो है अर्थात क सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो 15 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, ठीक है। समुदायों की जो है सीधी भागीदारी कौन से जो है संरक्षण नहीं करता है, ठीक है। देखिए तो संयुक्त वन प्रबंधन, ये तो लोगों में क्या है, लोगों में ही हो रहा है। चिपको आंदोलन ये भी लोगों में हो रहा है। बीज बचाओ आंदोलन, और उसके बाद वन्य जीव परिवहन एवं परिसीमन, ठीक है। देखिए तो ये चिपका आंदोलन में भी आदमी होता है, समुदाय होते हैं, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन इसमें भी आदमी होते हैं ना, परंतु वन्य जीव पशु है, इसमें क्या है पशु एवं परिसीमन, तो पशु के बारे में बताया जा रहा है। तो यही जो है समुदाय की भागीदारी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय जैव विविधता में समृद्ध देश है। तो भारतीय में जो जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? मतलब भारत क्या है, जैव विविधता में क्या है, समृद्ध देश है। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, ठीक है। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, तो वो जो है कितनी प्रतिशत क्या हो रहा है उपजाति है भारत में पाई जाती है, कितना जो है उपजातियां भारत में पाई जाती है वह पूछ रहा है, ठीक है। सबसे समृद्ध देश कहा जाता है, जैव विविधता देश कहा जा रहा है, तो वही कितना प्रतिशत पाया जाता है? देखिए तो 16 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 8% हो जाएगा, ठीक है।
8%। अगला प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है आप लोग का, भारतीय वन्य जीव रक्षण कर सकते हैं, ठीक है, अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय वन्य जीव रक्षण कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर 17 का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, ठीक है। 1972 में भारतीय जीव जो है वन्य जीव रक्षण लगाया गया था, ठीक है, लागू हुआ था। मतलब जीवों का रक्षण किया जाता था, मतलब जीवों को बचाया जाता था, संरक्षण किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर देख सकते हो, क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला जो है आप लोगों का वीडियो जो आएगा कल जो है आएगा आप लोगों का MC क्यूब एंड सब्जेक्टिव दोनों को लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। MC क्यूब एंड सब्जेक्टिव दोनों लाने का कोशिश करेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम लोग का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार हाफ ईयरली एग्जाम, तो हाफ ईयरली एग्जाम जो है ना बहुत छोटा है, फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो जो भारत में जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको आधुनिक भारत का नदी किसने कहा, ठीक है। ये मंदिर, सॉरी नदी नहीं, मंदिर किसने कहा, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, VVI क्वेश्चन इसे कर सकते हैं, ठीक है। भारत में बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 19 का हो जाएगा आप लोग का झारखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। अगला देख सकते हो 20 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए तो महाराष्ट्र या फिर गुजरात या फिर मध्य प्रदेश या फिर इनमें से सभी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र भी प्रदेश ही होता है, प्रभावित होता है सरदार सरोवर बांध से, गुजरात भी होता है और मध्य प्रदेश भी होता है, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 21, क्या बोल रहे हैं, औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? जो प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है वो पूछ रहा है, ठीक है। या फिर औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसको आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, देश की कुल आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या, देश का जो भी हम लोग का पूंजी है, जो भी पूंजी है वो, और कितना जनसंख्या है, ठीक है, कितना आदमी है, कितना पीपल है, ठीक है, पीपल है। चलिए तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है, देश की कुल आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या। अगला देख सकते तो 22 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है, ठीक है। विश्व जो है ये बैंक, ये किस मापदंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये आप लोग कौन सा मापदंड का प्रयोग करता है, क्या होता है, विश्व के देश के वर्गीकरण करने के लिए, विश्व मापदंड जो है देश का वर्गीकरण बांटने के लिए कौन सा मापदंड का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 23, नवीकरणीय संसाधन होगा, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या होता है? नवीकरणीय का अर्थ समझिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, नवीकरणीय का अर्थ क्या होता है? वैसे संसाधन जिसे एक बार समाप्त होने के बाद वापस लाया जा सकता है, ठीक है, वापस लाया जा सकता है, ठीक है, वापस लाया जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन। मतलब एक बार समाप्त हो गया उसके बाद उसे वापस लाया जा सकता है, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। भूमिगत जल, ठीक है, एक बार समाप्त हो जाएगा तो आराम से इसे वापस लाया जा सकता है, ठीक है। पेट्रोल कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है, उसके तो कोयला भी नहीं आ सकता है, ठीक है। ये लाखों साल पुराने, मतलब लाखों साल बाद से ये हो रहा है, ठीक है। मतलब लाखों साल लग जाता है ये दोनों को बनने में, ठीक है, बनने में लाखों साल लग जाता है, लाखों साल। चलिए तो अगला देख सकते हो 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। तो लोगों का विकास का लक्ष्य क्या होता है? तो देखिए तो क्या हो रहा है, समान या फिर विभिन्न
परस्पर विरोधी या फिर अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो लोगों का जो विकास का लक्ष्य होता है सबका अलग अलग होता है, ठीक है, इसलिए कह सकते हैं हम लोग भिन्न और परस्पर विरोधी। किसी का भी विरोध हो सकता है, जैसे कि आप लोग बोलोगे कि मुझे एक डैम बनाना है, ठीक है, डैम बनाना है तो डैम का जो सामने का जो घर है उसको क्या कर देना, वहां पर वो घर को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वहां पर पानी होगा, पानी डैम बना दिए तो वहां पर पानी जो हो जाएगा वो घर जो है कभी भी सकता है, गिर सकता है, ठीक है, पानी के प्रभाव से गिर सकता है। इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए ये तो एक जन का लाभ हो रहा है और दूसरा का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्योंकि उसका घर गिर जाएगा, उसे विस्थापन होना पड़ रहा है, दूसरा जगह जाना पड़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है आप लोग, ठीक है, 25 नंबर है। राम एक किसान है जो जिससे क्या हो रहा है, अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, ठीक है। क्या हो रहा है, मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करके बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपया में 20 रुपया के पैकेट को 80 रुपया में बिस्कुट बेचा, ठीक है। 20 रुपया जो था वो 80 रुपया में बेच दिया, ठीक है। हाँ, तो यह और सकल घरेलू उत्पाद का गणना में प्रयुक्त में से किस वस्तु का मूल्य को लिया जाएगा, तो सबसे किस मूल्य का सकल घरेलू जो ये होता है उसमें किस का मूल्य लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा चीनी और तेल का, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है। विनिर्माण मतलब हम लोग एक जो है कोई वस्तु है उस पर हम लोग ये कर दिए, बना दिए वस्तु, अब उसका जो विनिर्माण, उसके बाद दूसरा वस्तु बनाने निर्माण, फिर से निर्माण करने के लिए, तो वो क्या कौन सा क्षेत्र होता है, तो कृषि और सहायक या फिर सेवा या फिर द्वितीय या फिर प्राकृतिक क्षेत्र, ठीक है। तो विनिर्माण जो क्षेत्र कहा जाता है ये कहा जाता है आप लोग द्वितीय क्षेत्र को, ठीक है। ग हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। अगला देख लेते 27। अगला आप लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन है। आप लोगों के स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, क्या हो रहा है, अनीता एक साड़ी के दुकान में काम करती है जहाँ क्या हो रहा है, सार्वजनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं, मतलब कोई छुट्टी नहीं दिया जाता है, ठीक है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। सीता जो एक नर्स है और सीता देखिए यहाँ पर सीता नर्स है और ये जो है आप लोगों का क्या कहते हैं, दुकान में काम करती है। कौन से दुकान में, साड़ी की दुकान में काम करती है, ठीक है। इसका कोई छुट्टी नहीं है और इसमें क्या होता है, कुछ दिन की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें जो है छुट्टी दिया जाता है, ठीक है। इसमें छुट्टी दिया जाता है, इसमें छुट्टी नहीं दिया जाता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित। संगठित जिसको छुट्टी मिलता है, जिसको ठीक तरीके से वेतन मिलता है, जो काम में जाए या फिर ना जाए उसको तब भी वेतन मिलता है, तो उसको संगठित क्षेत्र कहा जाता है। और जिसको काम से कभी हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब वो कोई गलती करेगी तभी हटाया जा सकता है, ऐसे में मनचाहे तरीके से नहीं हटाया जा सकता, सरकार द्वारा ये होती है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है संगठित, ठीक है। सरकार द्वारा होता है कौन, नर्स होता है, तो नर्स कौन सा हो जाएगा, देखिए तो नर्स जो है ये कौन है, ये है आपका सीता। तो सीता आप लोगों का क्या हो जाएगा, संगठित हो जाएगा। सीता क्या हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये नर्स है, इसमें सरकार द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। ये नर्स हो जाएगा संगठित, सीता संगठित हो जाएगा और आप लोग का अनीता असंगठित होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों संगठित दिया गया है इसीलिए गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर अनीता असंगठित दिया हुआ है और सीता संगठित, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, क सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, अनितम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो जाए, अंतिम, सॉरी अनितम नहीं, यहाँ पर लास्ट, ठीक है, लास्ट या फिर अंतिम वस्तुओं के मूल्य के मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, पहले से ही शामिल, ठीक है। चलिए अगला देख सकते हो 29 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब क्या हो रहा है, अस्तित्व में आया, मतलब ये इसे कब स्वीकारा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो ये हो जाएगा आप लोग कब होगा, को हो जाएगा, ठीक है, 2005 में। ये बार बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसे VVI आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देख सकते हो 30 नंबर क्वेश्चन है भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जो भंडारण होता है मतलब हम लोग भंडार करते हैं कोई भी चीज का, तो भंडारण को जो है किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, प्रथम या द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ क्षेत्र। कोई चतुर्थ क्षेत्र बोल के कोई कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्षेत्र दिया गया है आप लोगों को। प्रथम क्षेत्र में जो होता है ये होता है कृषि, क्या होता है कृषि और पशुपालन, ठीक है। कृषि और पशुपालन लिख सकते हैं, ठीक है। कृषि और पशुपालन क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र में होता है। और ये द्वितीय क्षेत्र जो होता है विनिर्माण क्षेत्र क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है विनिर्माण, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और तृतीय का जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है सेवा क्षेत्र, क्या हो जाता है सेवा क्षेत्र। अब आप लोग जान लीजिए क्या क्षेत्र होता है भंडारण, ठीक है। भंडारण कौन सा क्षेत्र होता है आप जान लीजिए, अब क्या हो जाए सेवा ही तो दे रहा है ना भंडार करके, तो ये जो सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए ग हो जाएगा, इसे देख लेंगे ग। अगला देख सकते तो आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है 31 नंबर क्या बोला है संसदीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है, ठीक है। कौन सा असत्य है, ठीक है। देखिए तो आप लोग ये ऑप्शन सब देख लेंगे, मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है ऐसे ही, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का घ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्याता का अधिकार ना होना। चलिए अगला देख सकते तो 32 नंबर आप लोग को बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना था। तो बेल्जियम में जो एक था फ्रेंच और एक था आप लोग का डच, ठीक है। एक था फ्रेंच और एक था डच, ठीक है डच, ठीक है। एक फ्रेंच भाषा लोग थे, एक थे डच, ठीक है। चलिए तो डच भाषा जो थे ये आप लोग को 59% बोलता था, ठीक है। और फ्रेंच भाषा जो थे फ्रेंच भाषा जो बोलते थे ये 40% बोलते थे, इसलिए आपको ग आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 32 का ग होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला आप लोगों को दिया गया 33 नंबर, यहाँ पर क्या बोल रहा है श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया। तो जो राजभाषा घोषित किया गया था श्रीलंका में तमिल को कब किया गया था, तो देखिए इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 1956 में, ठीक है। अगला देख सकते तो 34 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है आप लोग का संविधान में कुल कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो अनुसूचित भाषाओं का दर्जा कितने भाषाओं को दिया गया है, तो 22 भाषाओं को दिया गया। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। 34 का घ होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का 35 देख सकते आप लोग का 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है क्या बोला निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है मतलब इसमें गलत है, ठीक है। तो संविधान भारतीय संघ राष्ट्रपति राज्य उपराष्ट्रपति नगर निगम मेयर और उसके बाद ग्राम पंचायत सरपंच या फिर मुखिया, ठीक है। देखिए राज्य में आप लोग देखिए कौन सा आंसर होगा वो देख लेते हैं। तो राज्य में उपराष्ट्रपति राज्य में होता है नहीं होता है, तो इसलिए गलत आंसर जो होगा ख होगा। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर सम्मिलित नहीं हुआ तो बोला गया था, तो इसलिए ख ही सही उत्तर होगा, ठीक है। भारतीय संघ मतलब आप लोग का पूरा भारत में बोला जा रहा है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और नगर पालिका जो होता है इसमें नगर पालिका को मेयर कहते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत को आप लोग का सरपंच या फिर मुखिया देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसलिए ख होगा। अगला प्रश्न देख सकते 36 सेवन पार्टी, ठीक है। क्या हो रहा है 7 पार्टी अलायंस, ठीक है। गुप्त दलीय संगठन गुप्त दलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था। तो क्या हो रहा है सप्तदलीय गठबंधन का जो है सप्तदलीय गठबंधन उसका जो शुरुआत किया गया था किस देश में किया गया था, गठन किस देश में किया गया था वो बोल रहा है। 36 का क्या हो जाएगा ख हो जाएगा, ठीक है नेपाल में। अगला देखो 37 नंबर क्वेश्चन है क्या बोल रहा है बोलीविया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बोलीविया किस महादेश में स्थित है, कि महाद्वीप या फिर महादेश दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो किस महादेश में स्थित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलीविया ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो 37 का ख हो जाएगा, ठीक है। लातीनी अमेरिका,
ठीक है। इसे एक बार देख लेंगे, हमको थोड़ा इसमें रॉन्ग आंसर लग रहा है, ठीक है, रॉन्ग लगा, गलत लग रहा है, ठीक है। 38 नंबर क्या बोल रहा है, बोलीविया के क्या बोल रहा है, जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा आप लोग का फेडेकोर। क्या हो रहा है, फेडेकोर। आप लोग का 39 नंबर कहा जा रहा है, ठीक है। अगला क्या हो रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 39 का हो जाएगा आप लोग का घ। क्या हो रहा है, दबाव समूह और राजनीतिक दल का समान प्रकृति के है। चलिए अगला देख सकते हो, लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन है। नेपाल में क्या हो रहा है, 7 पार्टी अलायंस ने किस आंतरिक क्या हो रहा, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था, ठीक है, किसको प्रधानमंत्री चुना था। 40 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, ठीक है, गिरिजा प्रसाद कोयरा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल के सेट कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। बाय।